Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Students, आज का हमारा टॉपिक रहेगा What is the meaning of central tendency and what are the different measures of central tendency? इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मीनिंग होता है और सेंट्रल टेंडेंसी को किन किन तरीकों से आप मेजर कर सकते हो, किस तरह आप सेंट्रल टेंडेंसी को नाप सकते हो, उसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का और दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया था। तो लेट्स डिस्कस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपका बड़ा डेटा जो होता है, बिग फिगर्स जो होते हैं, वो कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बिग फिगर्स आर कंफ्यूजिंग टू द माइंड एंड दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू एनालाइज। आप उनका विश्लेषण करना, उनको आगे कंक्लूड करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल, सपोज करो आपके बीकॉम की क्लास के अंदर 160 स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे दो सेक्शन है, टोटल 160 स्टूडेंट्स हैं। तो इन स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स लिए वो हमारे पास है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग मार्क्स लिए हैं। अब हम इन मार्क्स को किसी और कॉलेज में जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, मान लो वहां पे भी 160 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो मार्क्स लिए स्टैटिस्टिक्स में, उनके साथ आपको इनको कंपेयर करना है। तो ये जो हमारे पास डेटा है, ये तो हमने चलो 160 बच्चों की बात की है। अगर हमें पूरे हरियाणा के बच्चों की बात करनी हो या पूरे इंडिया के अंदर बीकॉम के अंदर कितने स्टूडेंट है उनकी बात करनी, या हम पूरे इंडिया की इनकम को लेके चल रहे हैं, या हम पूरे इंडिया का ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टेलीविजन कितने हैं, नंबर ऑफ मोबाइल फोन कितने हैं, तो ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो लार्ज डेटा होता है, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। तो बात ये आई है कि जो बड़ा डेटा होता है, जो लंबा चौड़ा डेटा होता है आपके पास, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और वो डिफिकल्ट होता है। तो अगर हमें इसको थोड़ा जटिलता इसकी कम करनी हो, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा है हमारे पास, इसको थोड़ा सा सरल करना हो और इसको कंपेरेबल बनाना हो, तो हमने दो जो बीकॉम के बच्चों के मार्क्स लिए थे, बीकॉम कॉलेज 1 एंड कॉलेज 2, इनको अगर कंपेयर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 160 बच्चों के जो मार्क्स हैं, इनको एक सिंगल फिगर में लेके आना पड़ेगा। इनको कंबाइन करके एक सिंगल फिगर में, एक समराइज फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें और कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ताकि हम कुछ कंक्लूड कर सकें, समराइज कर सकें कि अल्टीमेटली हु इज द विनर और कौन से बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। तो हमने ये देखा कि जो बड़ा डेटा होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स होती हैं, वो कंफ्यूजिंग होती हैं और उनको डिफिकल्ट होता है एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना, उनसे कुछ कंक्लूजन निकालना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक सिंगल फिगर के अंदर उस पर्टिकुलर लार्ज डेटा को सिंगल फिगर के अंदर बदल देना चाहिए, ताकि हम जिनको कंपेयर कर रहे हैं उनको कंपेयर कर सके। तो जो भी आपके पास फिगर्स हैं, जो भी आपके पास डेटा है, जो आप कंपेयर करना चाहते हो या उनमें से आप कुछ कंक्लूड करना चाहते हो, कुछ उससे आप आगे और ज्यादा कुछ पॉलिसी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा है उसको हम क्या कर दें, रिड्यूस टू वन सिंगल फिगर। हमारे पास एक सिंगल फिगर आ जाए जिससे हमें पता लग जाए कि इस डेटा की औकात क्या है, इस डेटा का समरी क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें पता लग गया, ये जो सिंगल फिगर जिससे हम सारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, द सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डेटा। ये जो आपके पास अभी हमने एग्जांपल लिया था, 160 बच्चे हैं जो बीकॉम सेकंड ईयर के, इनका जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स में जो इनके मार्क्स हैं, इनको आप एक सिंगल फिगर से डिनोट करोगे।
you will be representing the whole set of data. ये होल सेट ऑफ डेटा क्या है? 160 स्टूडेंट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं, ये हमारा डेटा सेट बन गया। ये इसको हम क्या करेंगे? एक सिंगल फिगर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उस सिंगल फिगर को हम क्या कहते हैं? एवरेज। दैट सिंगल फिगर इज कॉल्ड एवरेज। तो हमें पता लग गया, हमें स्टार्टिंग से हम कैसे चले। हमें स्टार्टिंग से यहाँ प्रॉब्लम आई कि जो बड़ा फिगर होता है, बड़ा डेटा जो होता है, वो कंफ्यूजिंग होता है और वो डिफिकल्ट टू एनालाइज होता है, डिफिकल्ट टू कंपेयर होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये जो बड़ा डेटा है इसको वन सिंगल फिगर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस वन सिंगल फिगर को, जो सारे के सारे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम क्या कहेंगे? एवरेज। So this average is also known as central tendency. Central tendency. अब एवरेज जो है वो कई तरह की है, आगे हम बताएंगे आपको। मैंने आपको बता ही दिया कि एवरेज जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? Averages are also called measures of central tendency. Why it is called measures of central tendency? ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको इस तरह से क्यों बोला जाता है। Now, what is the meaning of average or you can say central tendency? एवरेज का तो मीनिंग अभी हमने देखा कि आपके पास लार्ज डेटा होता है, उस लार्ज डेटा को आपने रिड्यूस करके एक सिंगल फिगर में लेके आना है ताकि हम समराइज कर सकें, कंक्लूड कर सकें, कंपेयर कर सकें और उसके बेस पे कुछ पॉलिसी या कुछ डिसीजन ले सकें। So what is the meaning of average? और averages को हम central tendency भी बोल देते हैं। Why it is called central tendency? Average को central tendency क्यों बोलते हैं? क्योंकि average जो है वो क्या है? एक सिंगल फिगर है जो क्या रिप्रेजेंट करती है? The whole set of data. और डेटा के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, आप जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं डेटा के अंदर, उनमें से हमें क्या करना है? एक ऐसी फिगर निकालनी है जो कि सेंट्रल वैल्यू हो, जिसके आसपास बाकी वैल्यूज आ रही हो। तो हमने एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो सारे के सारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हो, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं इस एक सेंट्रल वैल्यू के आसपास घूम रही हो। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब कि हमने जो वैल्यू ली है, मान लो हमने ये कहा कि बीकॉम के स्टूडेंट्स जो हैं उनके 160 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स निकाल लिए, एवरेज मार्क्स निकाल लिए, मीन निकाल लिया इनका, वो आया है 60%। तो ये एक ऐसी वैल्यू आई है जिसके आसपास बाकी सारी वैल्यूज कंसंट्रेट कर रही हैं। सो दिस इज द सेंट्रल वैल्यू। तो बाकी सब वेरिएबल्स जो हैं, बाकी सब जो वैल्यूज हैं, उनकी क्या टेंडेंसी होगी कि वो इसके आसपास ही घूम रही होंगी। That's why this figure is called measure of central tendency. This is the point. तो ये एक सेंट्रल पोजीशन है within the set of data। तो इसलिए हम इसको, इस एवरेज को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर बोलते हैं, क्योंकि बाकी वैल्यूज जो हैं इसके आसपास रहती हैं और ये सारे की सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। Now average हमें बता ही दिया मैंने आपको। The average is a single value, is the single figure which represents the whole set of data, whole set of figures and all the other individual items concentrate around it. बाकी जो आपकी आइटम्स हैं, बाकी जो भी आपके मार्क्स हैं, वो सारे के सारे इसी के अराउंड कंसंट्रेट, इसी के अराउंड घूमते रहते हैं। तो ये जो सिंगल वैल्यू है ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। एक ऐसा सिंगल फिगर है जिसके आसपास बाकी सारे आइटम्स भी जो हैं, आपकी फिगर जो है बाकी, वो इसके आसपास कंसंट्रेट हो जाएंगी। ये सबसे मेन वैल्यू निकल करके आएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एवरेज जो होती है वो एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है विद इन द रेंज ऑफ द डेटा। उसी डेटा सेट के अंदर एक ऐसी सिंगल वैल्यू हम निकालते हैं विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। जो आपके पास डेटा है, डेटा के अंदर आपके पास जितने भी मार्क्स हैं बच्चों के, उन सब मार्क्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा? एक सिंगल वैल्यू, दैट विल बी नोन एज एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी। So that was the meaning of the
एवरेज। सो एवरेज क्या है? एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डेटा सेट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। सीरीज के अंदर एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द एवरेज। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज। डेफिनेशन क्या है एवरेज की? सो अकॉर्डिंग टू क्लार्क, एन एवरेज इज ए सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। सो एवरेज क्या है? एक सिंगल फिगर है, एक सिंगल वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे रिप्रेजेंट्स आएगा, सॉरी, दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, होल सेट ऑफ डेटा को जो एक सिंगल फिगर रिप्रेजेंट करती है, दैट सिंगल फिगर इज नोन एज एवरेज अकॉर्डिंग टू क्लार्क। नाउ व्हाट इज द पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ द एवरेज? कि एवरेज जो है आप वो क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, इससे आपको क्या मिलता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो कंफ्यूजिंग होती हैं, डिफिकल्ट टू एनालाइज होती हैं, कंपेयर नहीं कर सकते आप उनको, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक सिंगल फिगर के अंदर लेके आ रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, हम इस सिंगल फिगर से पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सकें, इसको कंपेयर कर सकें औरों के साथ, और कुछ ना कुछ डिसीजन या कंक्लूजन या समराइज इसको कर सकें डाटा सेट को। तो देखते हैं क्या क्या इसके पर्पसेस या क्या क्या फंक्शंस हैं, एवरेज क्या क्या काम आती है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। देखिए, पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज लेके चलते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? एक सिंपल और सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन देना, जो आपके पास डेटा है उसकी सिंपली वो इसको डिस्क्राइब कर देगा एक वैल्यू से। जो आपके पास डेटा है वो, तो आपके पास जो रॉ डेटा होता है, जो डाटा आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम क्या करते हैं, उस जो कॉम्प्लेक्स और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को जो है एक सिंगल फिगर के अंदर लेके आते हैं ताकि हम उससे क्या कर सकें, एक जनरल कंक्लूजन बना सकें उस पर्टिकुलर स्टडी को, जिसको हम स्टडी, उस पर्टिकुलर इवेंट को जो हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने अभी 160 स्टूडेंट्स का बीकॉम के मार्क्स को स्टडी करना है, वो बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रीफली डिफाइन करने के लिए एक सिंगल वैल्यू ले लेंगे जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस पूरे डेटा को जब रिप्रेजेंट करेगी वो, तो हम एक किस्म से जो 160 बच्चे हैं, हमारा जो स्टडी है, जो हम इनको स्टडी कर रहे हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स को शो कर देगी। दैट विल बी शोइंग इट्स करेक्टरिस्टिक्स। मान लो कि ये जो सिंगल वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, ये 90% आ गई है, कि उनके जो मार्क्स हैं वो 90 मार्क्स आए हैं एवरेज। तो इससे क्या करेक्टरिस्टिक्स पता लगता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी इंटेलिजेंट हैं। तो एक सिंगल फिगर से हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं डेटा को। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, ये तो शुरू में मैंने आपको पॉइंट बताया कि जब भी आप अगर दो आपके पास डेटा सेट हैं, अगर आपको उनको दोनों को कंपेयर करना हो आपस में, तो उसको कंपेयर करने के लिए आपको एक एवरेज की जरूरत पड़ेगी, एक सिंगल फिगर की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने डेटा ले लिया पर कैपिटा इनकम ऑफ अमेरिका एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। इंडिया में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है और अमेरिका में कितनी। तो हमें एक सिंगल फिगर मिल गई कि अमेरिका की पर व्यक्ति आय मान लो $60,000 है और इंडिया की जो पर व्यक्ति आय है वो $1,600। तो यहां से हमें एक फिगर से पता लग गया, हमने कंपेयर कर सकते हैं हम कि इंडिया की जो है, इंडिया एक पुअर कंट्री है और अमेरिका एक जो है डेवलप कंट्री है, क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। देन हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। देखिए, एवरेजेस के बेस पे या सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे हम आगे जो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं उसके अंदर बड़ा ही हेल्प मिलती है। जैसे अभी हमने देखा कि अमेरिका की जो पर व्यक्ति आय है वो $60,000, इंडिया की जो आय है वो $1,600। तो हमें ये जो सिंगल फिगर मिली है, ये सिंगल फिगर ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही है किसको, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिया और अमेरिका।
कि इंडिया एक पुअर कंट्री है और अमेरिका एक डेवलप कंट्री है। तो इसके बेस पे हम पॉलिसीज बना सकते हैं कि कैसे इंडियन लोगों की जो पर व्यक्ति आय है या पर कैपिटा इनकम है वो कैसे इंक्रीज होगी। और भी बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं हम इन्हीं डेटा के सिंगल वैल्यूज के बेस पे, क्योंकि पूरा डेटा सेट को स्टडी करना मुश्किल होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग आल्सो। तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल फिगर के अंदर उसको ले आते हैं। वो जो सिंगल फिगर होती है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने आप में एक सिंगल फिगर है, वो सारा कुछ बता देती है। अब जैसे इंडिया की जो पर व्यक्ति आय है वो $1600 है, तो ये इसने इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया, इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, इंडिया के फीचर्स बता दिए कि इंडिया जो है पुअर कंट्री है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक ताकतवर वैल्यू है जिसके बेस पे हम पॉलिसीज भी बना सकते हैं। देन बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आगे जो आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने होते हैं तो एवरेज जो है उसके बेस का काम करती है। एवरेज से ही आप स्टार्ट करते हो और आगे आपने जो भी टेस्ट लगाने हैं, चाहे वो टी टेस्ट है, चाहे एफ टेस्ट है, चाहे वो अनोवा टेस्ट है, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, चाहे वो वेरिएंस निकालना है, चाहे आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, ये जो एडवांस टूल हैं स्टैटिस्टिक्स के जिसके बेस पे आप एनालिसिस करोगे, वो उसको बेस कौन प्रोवाइड करवाता है, एवरेज। तो आप एवरेज से ही स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप आगे डीपली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो करते हो डिसीजन मेकिंग के लिए और कंक्लूजन के लिए, वो आपको कौन प्रोवाइड करवाता है, एवरेज। तो एवरेज के बेस पे ही आप आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स का मतलब, स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूनिवर्स का क्या मतलब होता है, जो आपने पॉपुलेशन ली है टोटल उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। जो आपका, जिसको आप टोटल स्टडी करना चाहते हो जिस इवेंट को, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। और इस पॉपुलेशन को स्टडी करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें संख्या होती है, तो हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं। अभी जैसे आपने इंडिया के अंदर ये देखना है कि इंडिया के कितने लोग सिगरेट पीते हैं और उनसे उनकी उम्र में क्या फर्क आ रहा है, तो हम पूरे लोगों को स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं। सैंपल ले लिया हमने 1000 लोगों का, तो ये जो 1000 लोग हैं ये कहलाएंगे सैंपल, और इंडिया के अंदर जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं वो हो जाएगी पॉपुलेशन या यूनिवर्स। तो अब हम इन 1000 लोगों के सैंपल के बेस पे जो हमारी एवरेज आएगी वो हम किसको रिप्रेजेंट कर देगी, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, हम एवरेज के बेस पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द एवरेज, कि ये ब्रीफली एक सिंगल फिगर में डिस्क्राइब कर देता है पूरे फिगर को, पूरे सीरीज को या डेटा को। आप कंपेयर कर सकते हो, पॉलिसीज बनाने में सहायक होता है, आगे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे उसके लिए बेस प्रोवाइड करवाता है, और जो भी आपकी पॉपुलेशन है जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसको ये रिप्रेजेंट करता है। देन एक अच्छी एवरेज की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, गुड एवरेज। देखिए एवरेज कई तरह की होती है, अभी आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि आपका जो मीन है ये भी एक एवरेज है, मीडियन भी एक एवरेज है, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो ये कुछ एवरेजेस के टाइप हैं। तो इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हो एवरेज निकालने के लिए। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलग अलग एवरेज आप यूज करते हो, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एवरेजेस का यूज होता है। अब उसमें से एक अच्छी एवरेज, जो भी आप एवरेज लेके चल रहे हो, मीन ले रहे हो, मीडियन ले रहे हो, मोड ले रहे हो, इनकी एक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान होना चाहिए। दूसरा सिंपल टू कंप्यूट, इसको कैलकुलेट करना इजी होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सके। थर्ड यूनिकली डिफाइंड, यूनिकली डिफाइंड का मतलब कि जो वैल्यू आएगी वो एक सिंगल वैल्यू आए और उसमें कंफ्यूजन ना हो। देखिए जब आप मीन की वैल्यू निकालते हो तो मीन की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू आती है, मीडियन की भी एक सिंगल वैल्यू आती है, तो मीन और मीडियन जो है वो यूनिकली डिफाइंड होते हैं। बट मोड जो होता है वो यूनिकली डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि मोड में क्या होता है, कई बार दो मोड आ जाते हैं,
आगे आप देखेंगे, आगे जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो कई बार दो मोड आ जाते हैं तो यूनिकली डिफाइंड नहीं हुआ, तो आपका जो एक एवरेज है वो यूनिकली डिफाइंड होना चाहिए। देन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, आपकी सीरीज के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी डेटा हैं, उन सबको आपको कंसीडर करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उनमें से किसी को छोड़ दें और इसके बेस पे आप इसको आगे लेके चलें। तो एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल डेटा, डेटा सेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, उन सबको ही लेके चलना चाहिए। देन नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, कि एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है। देखिए, जब भी आपको ये आपके पास मान लो एक डेटा सेट है, इसके अंदर वैल्यूज है, ये आपकी 5-7 वैल्यू है, तो आपका मान लो 5 हो गया, 8 हो गया, 12, 15, 20 और यहाँ आ गया 100। तो ये जो 100 है ये एक्सट्रीम वैल्यू है। तो आपका जो एवरेज है वो इस 100 के आते ही इन सबको प्रभावित कर देगा, इन सबको अफेक्ट करेगा। तो एवरेज ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित ना हो। अब अगर आप मीन निकालोगे तो मीन जो है इसको भी कंसीडर करेगा, तो मीन विल बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहां पे एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए वहां पे मीन काम का नहीं है, तो आपका डेटा सेट ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट ना हो। अब इस केस में मीडियन निकालना सही रहेगा, वो आगे आपको पता लगेगा, आगे जब आप लेक्चर लगाओगे। तो डेटा जो आपका है अगर उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू व्हाट द एवरेज। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू आपके डेटा सेट में है तो आपको इनमें से कौन सा एवरेज लगाना है ताकि वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट ना हो। देन द लास्ट पॉइंट इज it should be capable of further algebraic treatment, कि आप जो एवरेज निकाल रहे हो उसके बेस पे आप उससे भी आगे अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी लगा सको, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, वेरिएंस निकाल दिया, आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, जो आपके एडवांस टूल्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, जिसके बेस पे आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। तो क्या उसमें भी अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट लग सकता है जो आपने एवरेज निकाला है? तो आपका एवरेज ऐसा होना चाहिए जिसके बेस पे आप आगे भी अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी लगा सको और ज्यादा आगे फर्दर डिसीजन मेकिंग में जो आपको टूल्स लगाने हैं उसमें आपकी सहायता हो सके। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड एवरेज, कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, सिंपल टू कंप्यूट हो, यूनिकली डिफाइंड हो, एक ही वैल्यू आए, सिंगल फिगर आए, सारी ऑब्जर्वेशन को लेकर के चले, एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित ना हो और फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर पाए। अब बात आती है कि जो हम एवरेज डिस्कस कर रहे हैं या सेंट्रल टेंडेंसी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या है, आप किस तरह एवरेज को मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर 5 मेथड्स, 5 मेजर्स आर देयर। अर्थमेटिक मीन, जिसको हम मीन बोलते हैं, एवरेज भी बोल देते हैं, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हम इन पांचों को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक मीन को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद मीडियन, फिर मोड, फिर ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये पांचों के पांचों ही एवरेजेस हैं, दे आर द मेजर्स ऑफ एवरेज। तो आप जो है, जब आपके पास डेटा होता है बहुत बड़ा, उसको आप एक सिंगल फिगर में निकाल सकते हो, दैट सिंगल फिगर इज नोन एज एवरेज। तो एवरेज आप कई तरीकों से निकाल सकते हो, मीन से भी, मीडियन से भी, मोड से भी, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अलग अलग कंडीशन के अंदर, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप अलग अलग एवरेज को यूज करते हो। तो हम देखेंगे कौन सी कंडीशन में कौन सा मेथड लगाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी।